नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृत वर्णमाला के बारे में। हमने इससे पहले हिंदी भाषा की वर्णमाला के बारे में पढ़ा, तो इसमें थोड़ा-सा संस्कृत भाषा की वर्णमाला में थोड़ा-सा और हिंदी वर्णमाला में थोड़ा-सा अलग-अलग थोड़े से भेद हैं, तो इसके हिसाब से हम संस्कृत वर्ण विचार के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा। परिभाषा वही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, या भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसे हम वर्ण कहेंगे। यानी ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन न कर दिया है, यानी हमने अंतिम विभाजन कर दिया है, यानी उसका और विभाजन नहीं हो सकता। यानी वर्ण का शाब्दिक अर्थ हम ये कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते और उसका विभाजन नहीं कर सकते, एवं आगे विभाजन किया जाना संभव ही नहीं है। विभाजन किया जाना संभव ही नहीं है, यानी अंतिम विभाजन है, उसके और टुकड़े या और विभाजन हम नहीं कर सकते। वह ध्वनि क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। जैसे क, च, ट, त, प, अ, ई, जो भी हम वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन के बारे में, ये सब वर्ण हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये वर्ण के जो नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी व्यंजन के जो हलंत लगाते हैं उसे हम वर्ण कहेंगे। यानी इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, इस क में स्वर मिला नहीं हुआ। जैसे हम यहाँ ऐसे लिखे क, तो इसका मतलब ये होगा क प्लस अ, यानी इसमें स्वर मिला हुआ है। और यहाँ हमने देखा है कि हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं मिले हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ वर्ण की परिभाषा पढ़ी। आगे हम देखेंगे अक्षर। अक्षर क्या है? देखो, वैसे तो अक्षर और जो वर्ण हैं एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं इसकी परिभाषा कि जब किसी वर्ण या वर्णों के समूह का उच्चारण जीभ के एक झटके में हो सके, यानी वही है कि जो जिसके हम टुकड़े न कर सके, हम उसे एक ही झटके में हम उसे उसका उच्चारण कर सकें, तब उस वर्ण या वर्ण समूह को अक्षर कहा जाता है। जैसे क, च, ट, थ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क, च लिखा हुआ ना, इसके नीचे हलंत नहीं है। यानी इसके नीचे हलंत नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अक्षर कहा जाता है। तो यह क्या है कि उच्चारण करने में हमें कोई मतलब कठिनाई नहीं है, मतलब एक ही झटके में इसका हम उच्चारण कर सके, एक ही झटके में हम उसका उच्चारण कर सकें। फिर हम आगे देखते हैं, थोड़े से विशेष कोई विशेषता है उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, सभी स्वर ध्वनियाँ, यानी जो सभी स्वर हैं, जो ध्वनियाँ हैं, वह वर्ण अक्षर दोनों श्रेणियों में शामिल किए जाते हैं। यानी जो भी वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, उन्हें जो ध्वनियाँ हैं उसे वर्ण और अक्षर दोनों में हम शामिल कर सकते हैं। मैंने कहा कि इसमें कोई मतलब भेद नहीं है, वैसे वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, अर्थात लेखन के आधार पर तो सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। क्या कहा गया यहाँ पर? लेखन के आधार पर, यानी लिखने के आधार पर तो सभी स्वर ध्वनियाँ हैं वह क्या कहलाती? वर्ण कहलाती हैं। एवं उच्चारण के आधार पर सभी स्वर ध्वनियाँ, यानी जब उसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के आधार पर सभी जो स्वर हैं उन ध्वनियों को क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। यानी इसमें थोड़ा सा भेद क्या ध्यान रखना है कि लेखन के आधार पर तो सभी ध्वनि क्या कहलाती? वर्ण कहलाती हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर क्या हो जाएगी? ध्वनियाँ अक्षर हो जाएगी, यानी उसको हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं सभी व्यंजन ध्वनियाँ। दूसरे विशेषता हम देखते हैं कि सभी व्यंजन ध्वनियाँ, जो व्यंजन हैं, यानी व्यंजन को मैंने अगले वीडियो में कहा था कि व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है, जो कि माहेश्वर सूत्र 5 से लेकर 14 सूत्र तक मैंने बताया आपको व्यंजन। तो व्यंजन को क्या कहेंगे? हल, हल कहते हैं। तो सभी व्यंजन ध्वनियाँ यदि हलंत रूप में लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। देखो, अच और हल,
अच स्वर और हल यानी क्या कहते हैं, हल का मतलब व्यंजन। अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब व्यंजन ध्वनियों में हलंत रूप में लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाएंगी। यहाँ मैंने आपको बताया आपको कि देखो वर्ण के नीचे जो हलंत लगा हुआ है, वर्ण के नीचे ये हलंत लगा हुआ है व्यंजन के, ये हैं क्या है, वर्ण। और अक्षर नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो ध्वनियाँ व्यंजन हैं, जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं उसके नीचे अगर हलंत लगा हुआ है तो वह क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। और बिना हलंत यानी जिसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है वह क्या कहलाएगी, अक्षर कहलाएगी। ये देखिए क हलंत लगा हुआ है, क्या कहा, वर्ण कहते हैं। और ये क हलंत नहीं लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, अक्षर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क जहाँ अगर व्यंजन के नीचे हलंत लगा है, हलंत जो आप देख सकते हैं नीचे हलंत लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा रहता है छोटा सा, तो हलंत है तो वो कहलाएगी वर्ण, और हलंत नहीं है तो उनको क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद हम देखें तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। हिंदी में भी हमने पढ़ा था कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। और संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं, अच, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल। हमने कल माहेश्वर सूत्र पढ़ा, उस समय मैंने आपको बताया कि स्वर को संस्कृत में अच बोलेंगे और व्यंजन को क्या बोलेंगे, हल बोलेंगे। फिर हम आगे पढ़ते हैं स्वर के बारे में, यानी अच वर्ण के बारे में। अच यानी स्वर। जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख से आकर बिना किसी रुकावट, बाधा, व्यवधान, संघर्ष के मुख के बाहर निकल जाती हैं तो स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। यानी स्वर किसे कहेंगे, जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई जो श्वास वायु, जब हम उस वर्ण का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होता है कि वह बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि वह छोटी से छोटी ध्वनि है, इसलिए उसके क्या कि बोलने में आसानी रहती है, एक झटके में हम उसको बोल देते हैं। तो ये स्वर की परिभाषा है। स्वर की परिभाषा हमने पढ़ी, सामान्य हमारे मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियाँ स्वर, यानी किसी का इसमें समावेशित उच्चारण में किसी का सहयोग नहीं लिया गया है इसमें, इसलिए ये स्वतः ही उच्चारित ध्वनियाँ हैं। यानी सामान्य हमारे मुख से स्वतः उच्चारित ध्वनियाँ स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब संस्कृत में इसका सूत्र है अच स्वरा, यानी अच का मतलब अच प्रत्याहार, जहाँ एक से लगाकर चार, यानी एक से चार जो सूत्र हैं वो क्या हैं, अच हैं। यानी अच प्रत्याहार आने वाले वर्णों को हम क्या कहेंगे, स्वर। यानी जो एक से चार सूत्र हैं अ से लगाकर च तक वो क्या हैं, स्वर हैं, जिसके स्वर वर्ण को अच वर्ण के नाम से जाना जाता है। यानी स्वर को किस नाम से, अच के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत भाषा में संस्कृत वर्णमाला में कुल 9 स्वर माने गए हैं। यानी माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने स्वर हैं, 9 स्वर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने स्वर माने हैं, 9 स्वर हैं। अ, ई, उ, री, ली, ई, ओ, आई, औ। आगे हम देखते हैं अ, ई, उ और री, इन 4 स्वरों के दीर्घ रूप भी व्यवहार में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके दीर्घ रूप वही अ का हो जाता है आ। अ का क्या है, दीर्घ रूप आ। ई का दीर्घ रूप ई, उ का उ, और री का री। ये री एक और दो, ऐसे दो गांठ बना लेते हैं बड़ी री के लिए। तो दोस्तों हमने ये देखा कि भाई जो स्वर हैं, ये 4 स्वर हैं अ, ई, उ और री, इनके दीर्घ रूप हम व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 हैं, और व्यवहारिक रूप से हम देखें तो इनके बड़े रूप भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर इनके बड़े रूप भी माने तो कुल व्यवहारिक रूप से संस्कृत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 संख्या हो जाएगी। यानी अगर व्यवहारिक रूप से इनका हम प्रयोग करें स्वरों का तो कितने हैं, 13 स्वर हैं।
अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो इस प्रकार से 13 कितने हैं? स्वर हैं। संस्कृत में व्यावहारिक संख्या कितनी? 13 मानी गई हैं। अगर माहेश्वर सूत्र के अनुसार माने तो कितनी मानेंगे? 9। और व्यावहारिक रूप से अगर माने तो कितनी संख्या है? 13। फिर हम आगे देखते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 भी मानी गई है। तो ये दोस्तों आगे हम जब भी बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो पाणिनि की शिक्षा के बारे में पढ़ें तो उन्होंने जो स्वरों की संख्या बताई वो कितनी बताई? 21 या 22। तो इनका हम थोड़ा सा विस्तार के रूप से देखेंगे स्वरों को। देखो, ऋश्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखो स्वरों की संख्या हमने जो 13 मानी थी उनको 13 को अलग अलग विभाजन किया गया है। सबसे पहले हमने देखा ऋश्व स्वर, हिंदी में भी पढ़ा था हमने ऋश्व स्वर। ये ऋश्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8 हैं। और प्लुत स्वर कितने हैं? 8 हैं। देखो ऋश्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और ली। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कह सकते हैं। यानी ये मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री और ली। फिर हम इनके दीर्घ रूप देखें तो दीर्घ स्वर में 8 आएंगे। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये 8 दीर्घ स्वर हो गए। और तीसरा है प्लुत स्वर। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता लेकिन संस्कृत में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इनकी मात्राएं 3 मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? इस प्रकार से 3। तो 3 संख्या या 3 मात्राएं मानी गई हैं इसमें। तो हम देख सकते हैं ऋश्व स्वर में 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा होती हैं और प्लुत स्वर में कितनी होती हैं? 3 मात्राएं। तो इसको हम आगे और लंबे स्वर से बोलेंगे आ, ई, उ। इस प्रकार से इनकी 3 मात्राओं के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्वर हैं वह 3 रूप से माने गए हैं, 3 भेद हैं। ऋश्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋश्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8 और प्लुत स्वर भी 8। यानी इन दीर्घ स्वर का ही आगे जाके प्लुत स्वर बनता है।